गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखो बच्चों, अगला संघ राज्य के बीच जो अगला विवाद है वो है नदी जल विवाद, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल लगा हुआ है। इंटरस्टेट जो पुराना ही था, तो अगला डिस्प्यूट है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, दैट इज अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। इंटरस्टेट नहीं, पानी, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब देखो बच्चों, अब सवाल है कि जब कैसे हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, आप याद रखो, संघीय विवाद को हमारे यहाँ हल करने का अभी हमेशा आपको लॉजिकल होना चाहिए कि भारत में संघीय विवाद कैसे हल होता है। इसलिए कहा जाता है कि यू कैन नॉट गो ऑन द आर्टिकल डायरेक्टली, सीधे आर्टिकल पे जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद आर्टिकल आप देख सकते हो। तो मामला ये है संघीय विवाद। अगर आपने अभी तक पढ़ रखा है, जरा बच्चों बताओ कि हु रिजॉल्व द फेडरल डिस्प्यूट इन इंडिया। भारत में संघीय विवाद को हल करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दी गई है, लेकिन बच्चों बड़े सारे फेडरल डिस्प्यूट ऐसे हैं दैट इज नॉट सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। बड़े सारे फेडरल डिस्प्यूट ऐसे हैं दैट इज नॉट सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। उसी में है नदी जल विवाद। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये बात क्यों लिखी गई है, क्योंकि अब देखोगे जैसे कि वित्त आयोग का मामला, हमारे बड़े सारे फेडरल डिस्प्यूट ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखे गए हैं। यदि आप कहोगे सर फिर भी नदी जल विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसकी कहानी मैं बता दूं क्यों ऐसा जाता है। लेकिन कई ऐसे इशूज हैं विच आर द फेडरल इन नेचर, कई ऐसे विवाद हैं संघीय है, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते। क्योंकि अब देखोगे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अब भाई नदी जल का विवाद ये कौन सा लीगल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे पास इतने काम पहले से है। अब देखो नदी जल विवाद तो दोस्तों पॉलिटिकल मामला है। अब कितने क्यूसिक पानी हरियाणा लेगा, कितने क्यूसिक पानी पंजाब लेगा, दैट इज अ प्योरली पॉलिटिकल डिस्प्यूट। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमानी दिखाई कि भाई इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट दैट शुड नॉट बी सेटल्ड बाय कोर्ट, अब वो दे दिया जाए किसी ट्रिब्यूनल के पास। और फाइनेंस कमीशन के मामले क्यों, क्योंकि अब देखो पैसे का लेन देन, अब पैसे के लेन देन में लॉ का मामला तो है नहीं, फंडामेंटल राइट का मामला तो है नहीं, ऐसे मामलों को कोर्ट से बाहर रखा गया। तो दैट इज विजडम। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स का विजडम है, उन्होंने ऐसा बात क्यों नहीं किया। इसलिए आप देखोगे कि नदी जल विवाद के लिए क्या बनाया गया, और सेटलिंग डिस्प्यूट ऑफ नदी जल विवाद आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262 में बात कही जाती है कि नदी जल विवाद को हल करने के लिए संसद के द्वारा विधि बनाई जाएगी, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों हमारा फेडरल इशू है। और 7वें सूची को देखोगे तो उसमें वाटर का इशू स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट यूनियन सब्जेक्ट है। फेडरल सिस्टम में 7 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो 7 शेड्यूल में वाटर यानी जल का मामला किसके पास है, दीदी के पास है, नवीन पटनायक के पास है। वाटर का मामला आता है स्टेट के पास, लेकिन वाटर मैनेजमेंट का मामला आता है सेंटर के पास। इसलिए आप देखोगे 262 में कहा गया है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट shall not be adjudicated by Supreme Court, but it shall be adjudicated by, ये कैसे हल किया जाएगा, अधिकरण के द्वारा, संसदीय विधि से हल किया जाएगा। देन और संसद ने ट्रिब्यूनल बना लिया, और संसद ने भी बनाया ट्रिब्यूनल इन 1956, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट
एक्ट। ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया 56 में। आप पूछोगे दोस्तों 56 में ही क्यों? क्योंकि 56 वाज द ईयर वेयर स्टेट वेर रीऑर्गेनाइज। 1956 वो ईयर था जहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और आप देखते हो, अगर सच मानो, पंजाब हरियाणा 56 के पहले एक ही थे, और पंजाब हरियाणा का डिवीज़न ना होता ये सारा नई जल का मामला आता नहीं। कर्नाटका, आप देखोगे जैसे ही मद्रास प्रोविंस का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वैसे रिवर डिस्प्यूट वार्ड आ गया। तो रिवर डिस्प्यूट आया ही इसलिए कि राज्यों की सीमाएं बदल गई। तो 56 बना दिया गया। 56 के एक्ट में ये भी है कि पार्लियामेंट अपने एक्ट से ये भी कह सकती है, जिसमें 56 में दो एक्ट बनाए गए, एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और एक रिवर बोर्ड एक्ट, अंतर्राज्यीय जल विभाग अंतर्राज्यीय नदी जल विभाग अधिनियम, एक ये बनाया गया। दूसरा बनाया गया रिवर बोर्ड एक्ट, नदी जल नदी जल बोर्ड अधिनियम, रिवर बोर्ड एक्ट। ये दो एक्ट बनाए गए। और पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि जो अधिकरण का, जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो अपने आप में न्यायपालिका के सामने नहीं जाएगा, बिकॉज दैट शैल बी फाइनल। तो इसीलिए कम से कम बचाएगा कि हर मामला बार बार जुडिशरी के सामने न जाए, न्यायपालिका के सामने न जाए। इसलिए हमने क्या कर दिया, ये 262 रखा और हमने आर्टिकल में ऐसे प्रोविज़न कर दिए कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना दिया, रिवर बोर्ड एक्ट बना दिया। तो ये क्या है, दैट इज़ अ रिवर बोर्ड एक्ट। अब सवाल है कि अगर ये सब एक्ट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बात कह दी, तो वाई देयर इज अ डिस्प्यूट? अब देखो प्रॉब्लम क्या है और समाधान क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सब लोगों ने समाधान, प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। और आप देखोगे प्रॉब्लम कैसे कैसे पॉलिटिक्स है। तो जब ये मामला हो गया तो आखिर में झगड़ा क्यों चलता है? झगड़े के कारण अगर आपको बता दें दोस्तों, व्हाट इज द प्रॉब्लम, विवाद क्यों है? वाई देयर इज अ डिस्प्यूट? तो सवाल है डिस्प्यूट का रीजन क्या है? पॉलिटिकल है। अब देखोगे अगर तमिलनाडु कर्नाटका में एक ही गवर्नमेंट की सरकार होती है, शायद डिस्प्यूट ना होता। अब देखो इसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी, हरियाणा में बीजेपी, तो डिस्प्यूट इज लाइकली टू इमर्ज। इसलिए विवाद होना स्वाभाविक सी बात है। अब आप कहोगे दोस्तों हम एक ही देश के निवासी हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। और अब हमने अपना देश बनाया वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए, लेकिन आप जानते हो पॉलिटिक्स तो दोस्तों अपने तरीके से काम करती है। अब सवाल है कि इस अधिकरण में है क्या ऐसा, 56 में क्या कहा गया है कि विवाद हल हो जाएगा? इस अधिकरण में जो ट्रिब्यूनल एक्ट है, 56 का एक्ट है, उस एक्ट में ऐसा क्या है जो विवाद को हल करता है? और प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो दोस्तों आज तक हमारे यहाँ रिवर बोर्ड तो बन नहीं पाया। रिवर बोर्ड का मतलब है आज की दुनिया में देखो मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात कम हो रही है, तो फूड क्राइसिस हो सकती है। इसलिए होना क्या चाहिए कि हमारे यहाँ सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ तो वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, सारे रिवर बोर्ड एक्ट बन जाए, सब लोग वाटर कंजर्वेशन, वाटर कम होता जा रहा है, लड़ने वाले लोग ज़्यादा होता जा रहे हैं। तो इस अधिनियम में क्या प्रावधान, अभी भी क्या प्रॉब्लम है? पहला, आप देखोगे एक इसमें अधिकरण बनेगा, अधिकरण न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इस अधिनियम के अनुसार इस अधिकरण बनेगा, ट्रिब्यूनल बनेगा। आप कहोगे दोस्तों ट्रिब्यूनल क्यों बनेगा और ट्रिब्यूनल है क्या? देखो ट्रिब्यूनल जुडिशरी नहीं है, हम न्यायपालिका ही पढ़ेंगे। बस इतनी बात बता दें बच्चों, ये ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के जज से बनेगा। इसलिए अधिकरण कुल मिला के एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आधी न्यायिक आधी प्रशासनिक। अब मतलब ये ट्रिब्यूनल किससे बन के बनेगा? न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, संघीय मामला है तो संघीय मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। लेकिन चूंकि मामला पानी का हल हो रहा है, मामला आईपीसी सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन का तो है नहीं, इसलिए से कहा गया आधा प्रशासनिक और आधा न्यायिक और अधिन्यायिक। अब ट्रिब्यूनल बनेगा तो जज जज से मिलकर बनेगा। और आप कहोगे
आप पूछोगे सर ये बताओ ट्रिब्यूनल कितना बनेगा पंजाब के लिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, झगड़े तो हमारे 10 हैं, तो 10 ट्रिब्यूनल बनेगा, तो उसका उत्तर यस। ट्रिब्यूनल बनेगा जितने विवाद उतने, जितने विवाद हैं उतने ट्रिब्यूनल। तो अगर विवाद 9 है तो ट्रिब्यूनल 9, विवाद 10 है तो ट्रिब्यूनल 10, यानी नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल विल वेरी अकॉर्डिंग टू, ट्रिब्यूनल की संख्या अलग अलग होगी जैसे विवादों की संख्या है। विवादों की संख्या ज़्यादा तो ट्रिब्यूनल ज़्यादा, विवादों की संख्या कम तो ट्रिब्यूनल कम। ये अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे ट्रिब्यूनल का आगे पीछे बढ़ना ये डिपेंड करता है कि विवाद कितनी बड़ी संख्या में है। अब दूसरी बात है, अगर ट्रिब्यूनल कम ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप में तो एक ट्रिब्यूनल होगा नहीं, 5 ट्रिब्यूनल होंगे, 6 ट्रिब्यूनल होंगे, ऐसे ट्रिब्यूनल होंगे। दूसरी बात है, आप कहोगे कि ठीक है फिर ट्रिब्यूनल का अगर विवाद है तो हल कैसे किया जाए, कैसे मामला ट्रिब्यूनल हल करेगा, तो उसके लिए मामला क्या है, नो टाइम लिमिटेशन, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। अब ट्रिब्यूनल आप कहोगे कितने देर में हल करेगा, वैसे लिखा क्या गया था, ट्रिब्यूनल में कोई मामला 3 साल में डिसीजन दिया जाएगा, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 years, 5 साल। ये ट्रिब्यूनल को 3 साल में डिसीजन दे देना है, लेकिन अगर कोई मामला एक्सटेंड हो जाए तो 5 साल बढ़ जाएगा, और फिर कोई कहे कि नहीं भैया रिव्यू करो, पुनर्विचार करो, ये और बढ़ जाएगा। यानी नॉर्मली हम सोचा गया था 5 years में ट्रिब्यूनल मामला हल कर देगा, और बच्चों इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया इसलिए गया था कि भाई कोर्ट में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ट्रिब्यूनल हमने बना दिया था कम से कम, ट्रिब्यूनल बनाने का पर्पज ये था कि कम से कम इन सब मामलों में तो कोर्ट को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे मामले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हर आदमी चला जा रहा है, जमीन का झगड़ा, परिवार का झगड़ा, संघ का झगड़ा, तो वो सब ट्रिब्यूनल में 5 साल बना। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कावेरी ट्रिब्यूनल में 1990 में कावेरी ट्रिब्यूनल बना, कावेरी जल को झगड़े को हल करने का 99 ट्रिब्यूनल बना, 99 में ट्रिब्यूनल बना, 2017 में डिसीजन दिया, 27 साल बाद। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, 27 साल बाद आप कहो क्यों, क्योंकि ये निर्णय ही नहीं, निर्णय इतने 5 साल फिर लोगों का फिर से देखो, अच्छा निर्णय दे भी दिया गया तो निर्णय, और अच्छा आप पूछोगे सर ट्रिब्यूनल बनता कैसे एक्ट के हिसाब से, ट्रिब्यूनल बनता है कि जब विवाद में शामिल पार्टी दे विल रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा ट्रिब्यूनल बनाओ, यानी सीएम को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, तो अब प्रेसिडेंट ट्रिब्यूनल बनाएगा, जितने विवाद होंगे उतने ट्रिब्यूनल बनेंगे, उतनी बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उतनी बार ट्रिब्यूनल बनेगा। और आप देखोगे कि अगर ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया, ट्रिब्यूनल ने कोई निर्णय दिया, इफ ट्रिब्यूनल इज गिविंग द डिसीजन, तो इस डिसीजन को क्या किया जाएगा, अगर ट्रिब्यूनल ने कोई निर्णय दिया है, इस ट्रिब्यूनल के निर्णय को क्या किया जाएगा, ट्रिब्यूनल के निर्णय को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी, सरकार क्या करेगी, अधिसूचित कर देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, नोटिफाई करेगी। राष्ट्रपति, यानी जब तक ट्रिब्यूनल के डिसीजन को नोटिफाई नहीं किया जाएगा तब तक लागू नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कावेरी के मामले में तो हो गया, डिसीजन आ गया और संघ सरकार ने, चूंकि पॉलिटिकल मामला था तो संघ सरकार ने ट्रिब्यूनल के डिसीजन को नोटिफाई नहीं किया, क्योंकि संघ सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती, तो उससे मामला रुक गया। और आप याद रखो, जब ये ट्रिब्यूनल ने 17 साल में डिसीजन दिया, उसके बाद फिर लोग न्यायालय पहुंच गए। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि न्यायालय नहीं जाएंगे, इसे ट्रिब्यूनल बना, तो बच्चों हाँ यही बात है, इसके बावजूद लोग न्यायालय पहुंच गए, ये कमाल किस्सा है, जबकि यहाँ कहा गया था कि ये न्यायालय में नहीं जाएंगे। बच्चों इसके बाद लोग न्यायालय में कैसे पहुंचे, इसके बाद लोग न्यायालय में इसलिए पहुंच गए, जरा देखो, इसके बाद आखिर में लोग न्यायालय कैसे पहुंचे, मामला कहाँ हो गया, हाउ जुडिशरी कैन इंटरटेन द वाटर डिस्प्यूट, न्यायालय कैसे लोग पहुंच गए। तो आप जानते हो न्यायालय के पास तमाम पावर हैं, और न्यायालय के पावर तो 90 से बढ़ते चले गए। ये ओरिजिनल स्कीम ये था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि पार्लियामेंट लॉ बना देगी, पार्लियामेंट लॉ से जुडिशियल रिव्यू रोक देगी, ऐसा लिखा भी किया।
लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। और मामला गड़बड़ कैसे हो गया? क्योंकि इसमें कहा गया कि जुडिशरी अगर अगर अधिकरण के निर्णय को लागू न किया जाए, अगर अधिकरण के निर्णय को लागू करने से कोई इनकार कर दे, if decision of tribunal is not implemented or some party is refusing to implement the decision, it means if in case any party refuse to implement the decision of tribunal, decisions of tribunal, और ऐसा देखो सतलज यमुना कैनाल लिंक के बारे में हुआ, और सतलज यमुना कैनाल लिंक के बारे में लोग कोर्ट क्यों पहुंचे? भाई अगर आप अधिकरण ने कोई निर्णय दे दिया और कुछ सोचा तो ये गया था अधिकरण निर्णय लोग मान लेंगे। अब यही देखिए दोस्तों, कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट जेंटलमैन गेम। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। अब अगर कोई अंपायर निर्णय दे दे, ये तो गली मोहल्ले वाला क्रिकेट हो गया। और गली मोहल्ले में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे क्या होता था? अगर हम आउट हो गए तो क्या, नो बॉल, बैट छोड़ेंगे ही नहीं। जिसका बैट होता था वो तो अपना बैट ही लेके भागता था, उसको लोग रोकते थे, अरे भैया कोई बात, 2 बार बैटिंग कर लो यार, बैट लेके मत जाओ, क्योंकि पूरे मोहल्ले का बैट एक होता था। आज तो दुनिया बदल गई है, हर बच्चे के पास अपने बैट है। तो बच्चों इसीलिए ये तो वैसी बच्चों वाली बात होगी। अरे भाई अंपायर का डिसीजन मानो, तो मान ही नहीं रहे। उसके बाद दूसरे मैच चले गए। और देखो सतलज यमुना कैनाल लिंक में क्या हुआ? सतलज यमुना कैनाल लिंक में हुआ बच्चों, क्योंकि जब पंजाब का डिवीज़न हुआ तो कहा गया था, देखो जब हरियाणा बना तो हरियाणा वॉज डिप्राइव्ड, हरियाणा को बड़ा घाटा हुआ पानी के मामले में, क्योंकि पंजाब को 5 नदियाँ मिली, हरियाणा को यमुना मिली। तो एग्रीमेंट का मामला था कि सतलज का पानी यमुना को दिया जाए। तो सतलज का पानी यमुना को दिया जाए तो लिंक, एक नहर बनेगी, कैनाल बनेगी, कैनाल बन जाए, और हरियाणा ने फटाफट अपने साइड कैनाल खोद डाली। पंजाब ने न कैनाल खोदी, और जो खोदा उदा गया था उसको भी पाट दिया, क्योंकि पंजाब ने कहा कि नहीं। अब देख रहे पंजाब किसान अभी डटे हुए हैं। पंजाब किसान कह रहे भाई हमारे इंटरेस्ट का उल्लंघन हुआ है, तो पंजाब हरियाणा झगड़ा चलता ही रहा है। अब जरा सोच के देख लो बच्चों, ये पूरा झगड़ा पॉलिटिकल था, इसलिए दोनों पार्टियां, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू करो। आप कहोगे सर उसके बाद भी तो कैनाल लिंक बनी नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू ना करो तो क्या आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लागू करो, नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट अवमानना के आरोप में दंड दे देगा। सुप्रीम कोर्ट विल इनिशिएट ए प्रोसीडिंग अगेंस्ट कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी प्रोसीडिंग चलाएगा जो अवमानना के खिलाफ हो। और इंटरेस्टिंग पार्टी है, हमारे यहाँ नेता कौन है? नेता कहता है भाई चलो हमारे खिलाफ अवमानना की नोटिस चलाओ, हम तो अवमानना की नोटिस लेने के लिए तैयार हैं। यही पूरा डिस्प्यूट का मामला है। यही हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम का यही कारण है कि बार बार मामला जाता रहता है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। अच्छा दूसरा प्रॉब्लम कैसे आ सकता है सुप्रीम कोर्ट, आप कहोगे? दूसरा है आर्टिकल 136, जो हम जुडिशरी में भी देखते हैं। आर्टिकल 136 में क्या है? स्पेशल ली पिटीशन, विशेष इजाजत से अपील। आर्टिकल 136 में है विशेष इजाजत से अपील, स्पेशली पिटीशन। आर्टिकल 136 में स्पेशली पिटीशन, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय जाना चाहे किसी अधिकरण के निर्णय से जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकरण के निर्णय से कोई मामला अपील के लिए सुन सकती है। अच्छा इस विशेष इजाजत का मतलब होता है, यहाँ लीव का मतलब है परमिशन ग्रांटेड। तो किसी भी न्यायालय के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, और इसका मतलब है ये दैट इज स्पेशल परमिशन। ये स्पेशल परमिशन दे दिया गया 136 में। अब याद रखो 136 में सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय को अपने हानि की इजाजत दे सकता है, स्पेशल एक्सेप्ट डिसीजन गिवन बाय कोर्ट मार्शल। आपको हम याद दिला दे,
एक मामला होता है जैसे कि कोई सैनिक होता है, कोई सेनाधिकारी होता है। जो सैनिक और सेनाधिकारी होता है उसका अगर भाई अनुशासनहीनता कार्यवाही करे तो कोर्ट काम कर लेती है। इसी इनडिसिप्लिन के खिलाफ जो कोर्ट किसी को पनिश करती है वो उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का मतलब दोस्तों है सेना का अपना न्यायालय। अब सेना का अपना न्यायालय क्यों होता है? क्योंकि मान लो सेना में अनुशासन बड़ी जरूरत होती है। अब कमांडर साहब ने कहा नौजवानों आगे बढ़ो, और नौजवानों आगे बढ़ने से मना कर दिया, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अगर मान लो जो कि कई बार तो क्लास में वगैरह बच्चे लेट आ जाते हैं, ऐसा सेना में नहीं हो सकता। अगर सेना का कोई व्यक्ति लेट आए तो बाकायदा उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तो अनुशासनहीनता हो जाएगी। तो कोर्ट मार्शल चूंकि डिसिप्लिन का मामला है इसलिए वो नहीं आता 136 में। अदरवाइज सारे मामले 136 में आ सकते हैं, सारे मामले 136 में आ सकते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी कह दिया कि 136 में भी आ जाओ। और आजकल तो सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हो दोस्तों, एक और आर्टिकल का यूज कर रहा है 142। और 142 में लिखा गया है न्याय को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ जस्टिस। वन फोर्टो में लिखा गया न्याय को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ जस्टिस। तो आप याद रखिए न्याय को पूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट की है। आप कहोगे सर न्याय पूर्ण करने का मतलब क्या है? अरे कोर्ट कहीं भी आदेश दे देगा। कोर्ट कह देगा कि हाईवे पर शराब ने बेची है, कोर्ट कह देगा भोपाल ट्रेजरी में लोगों को मुआवजा दिया जाए। अब तो हमारा कोर्ट कहीं भी कह दे रहा है कि भैया 142 का उल्लंघन है, इसीलिए हमारे पास को सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन तमाम है। फिर आप सोचो, कहोगे बच्चे सर यही झगड़ा चलता रहेगा? अरे कोई ऑप्शन तो दो। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, और ऑप्शन में बता सकता हूँ, माने न माने कोई बात है, क्योंकि हमें कॉपी में ऑप्शन लिखना है, हमें झगड़ा नहीं हल करना है बच्चों। बस ये बात कई बार बच्चे बड़े इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं अरे हम झगड़ा हल कर देंगे। इसलिए हमें प्रोफेशनल बनना है कि हमें क्या है भाई, ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ऑप्शन क्या, इसी की हमें बात करनी है। मैं तो ऑप्शन की बात करनी, कैसे हम ऑप्शन ले। तो बच्चों अब ऑप्शन हो ना हो, अब जानते हैं कि मामला पॉलिटिकल है, उस बात से चिंता हमें नहीं करनी है कि झगड़ा हल हो ना हो, हमें तो लिखना है व्हाट इज ऑप्शन। तो हमारे सामने विकल्प क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन और व्हाट इज ऑप्शन। हमारे सामने सोल्यूशन क्या है, हमारे सामने ऑप्शन क्या है, ये तो हमें देखना है। और ऑप्शन बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे सामने सोल्यूशन है। ऑप्शन क्या है? देखो, पहला एक्ट को चेंज कर दिया जाए, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 में थोड़ा संशोधन कर दिया जाए, या अंतरराज्यीय नदी जल, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम में थोड़े संशोधन कर दिए जाए। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में क्या संशोधन कर दिया जाए बच्चों? बात बड़ी सिंपल सी है। संशोधन क्या किया जाए? इसका मतलब है पहला एक काम किया जाए। आप कहोगे बच्चों देखो रोज आग लगे रोज कुआं खोदो, ये ऑप्शन ठीक नहीं है यार, कोई परमानेंट सोल्यूशन कर लो। भाई पता चला रोज ही आग लगे, रोज कुआं खोदे जा रहे हो, तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। और वो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? वो जो परमानेंट सोल्यूशन है वो है परमानेंट ट्रिब्यूनल। अब ये नहीं कि जितने झगड़े उतने ट्रिब्यूनल, हमारे पास क्या होना चाहिए कि स्थायी परमानेंट स्थायी ट्रिब्यूनल होना चाहिए। परमानेंट, हमारे पास एक परमानेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अभी क्या है, जितने झगड़े उतने ट्रिब्यूनल, हर बार प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करो, अरे भाई जो पता चल गया झगड़ा होना ही होना है यार परमानेंट बना दो। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट परमानेंट है, तो परमानेंट ट्रिब्यूनल होगा, और जितने सारे 9 झगड़े हों 10 झगड़े हों सारे ट्रांसफर किसको हो जाएंगे? एक ट्रिब्यूनल को। अब हाँ ट्रिब्यूनल में मेंबर बढ़ा दिए जाएंगे। आप कहोगे सर ट्रिब्यूनल में कौन? हाँ ट्रिब्यूनल में जजेस ही रहेंगे। भाई संघ का मामला है तो जजेस तो रहेंगे, लेकिन
इसको क्या कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके बारे में बिल भी पार्लियामेंट में लाया गया है, लेकिन वो पारित हो नहीं पाया अभी तक। ये बिला वजह जितने ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े कहावत है बच्चों, तो परमानेंट ट्रिब्यूनल कर दिया जाए। दूसरी बात, और परमानेंट ट्रिब्यूनल के साथ एक और काम कर दिया जाए कि देखो, पानी का मामला टेक्निकल है। अब मान लो कि कितने क्यूसिक पानी हरियाणा ने लिया, कितने क्यूसिक पंजाब ने लिया। अब सवाल इसमें आपका होगा सर जज की भूमिका क्या है। जज को मामला, इंजीनियर को मामला दे दिया जाए। इसलिए सच मानो ऐसा होना चाहिए, कोई मामला ट्रिब्यूनल के पहले एक टेक्निकल कमेटी के पास जाना चाहिए। पहले मामला किसके पास जाना चाहिए? मामला एक टेक्निकल कमेटी के पास जाना चाहिए, वो जो इंजीनियर से मिलकर बनेगी। भाई पानी का सीधा अगर पड़ोसी के साथ पानी की झगड़ा हो जाए, 2 बाल्टी आप लो 4 बाल्टी हम ले, उसमें यार न्यायालय के पास पहुंचने की क्या जरूरत है। ये नदी में पानी मेजरमेंट का तो इशू है। ये तो कई बार लोग कहते हैं यार कमाल की बात है, अभी अभी हमारे पास जो एक्ट है उसमें ऐसी कोई टेक्निकल कमेटी नहीं है। जो टेक्निकल कमेटी होगी, चीफ इंजीनियर होंगे, सब लोग इस पार्टी होगी, हम झगड़ा हल कर लेंगे। ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर एक काम बताएं आपको, ऐसा करो जो वाटर सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट से हटा कंकरेंट में कर दो। कंकरेंट में कर दोगे तो यूनियन गवर्नमेंट के इक्वल पावर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा राज्यों के लिए खराब होगा, क्योंकि देखो 42nd अमेंडमेंट से 42वें संविधान संशोधन से कई ऐसे कई ऐसे स्टेट लिस्ट के विषय थे जो कहाँ ट्रांसफर कर दिए गए, कंकरेंट में। कई ऐसे स्टेट लिस्ट के विषय थे कंकरेंट में शामिल कर दिए गए, इस पर बड़ी आपत्ति आई। तो अब इसे राज्यों की शक्ति कमजोर नहीं करना है, इसलिए हमें ये करने के बजाय क्या कर देना है कि टेक्निकल कमेटी को दे देना है मामला। और तीसरा, टाइम बाउंड, समयबद्ध रूप में मामले को हल किया जाए। टाइम बाउंड रेवोल्यूशन, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। तो टाइम बाउंड रेजोल्यूशन कैसे होगा बच्चों? तो वही कह दिया जाए यानी 3 साल में, यानी 2 years होगा, और किसी कारण से एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल। 3 साल से ज़्यादा झगड़ा नहीं चल सकता। 3 साल में पता चला दोस्तों झगड़ा चल रहा हो जिंदगी भर, ये भी बड़े कमाल कमाल के लोग हैं आजकल। तो एक ही कैसे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के झगड़े जिंदगी भर चलते जा रहे हैं। अरे यार सेटल कर लो, नहीं सेटल हो रहा है तो अलग हो जाओ, लफड़े में पड़ने से क्या फ़ायदा। तो पॉलिटिक्स ही सिखाती है कि यार लफड़े वाला काम, या तो गठबंधन कर लो या अलग हो जाओ। अच्छा, तीसरी बात है, इसमें एक और भी तरीका है, क्या किया जाए, अधिकरण की अधिसूचना, जो अधिकरण का जो अधिसूचना होती है उसको बाध्यकारी कर दिया जाए। जो नोटिफिकेशन होता है वो अलग से ना हो जाए, क्योंकि अभी तक एक्ट में क्या है, अधिकरण जब निर्णय देगा तो उसको नोटिफाई किया जाएगा। अभी मामला अलग आ गया, ऐसा है ऑटोमेटिक, अधिकरण के निर्णय का स्वतः स्वतः अधिसूचित होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली नोटिफाई होना चाहिए। ये स्वतः अधिसूचित होना चाहिए, ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है। और दोस्तों आगे हम चल के आपको बताएंगे, सच मानो अरे कमाल की बात है यार, सब हिंदुस्तान के लोग हैं। जैसे हमारे हाथ है, पाँव है, देर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब हम अपने हाथ से ही कोई मार कर लेके पैर को मारने लगे। अरे दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु से भारत माँ के बच्चे हैं, इसे आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। इसलिए हमारे साथ सबका साथ सबका विकास। और आगे हम चलेंगे तो अंतर्राज्यीय परिषद है, जोनल काउंसिल है, इंटरेस्ट, इतनी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं कि न्यायालय जाने की जरूरत नहीं यार, उसमें बैठ मिल बैठ के हल कर लो। इसलिए सोल्यूशन क्या है, सहकारिता। सोल्यूशन क्या है, निष्कर्ष क्या है, सहकारी संघवाद। तो आप देखोगे इसलिए हमारे क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसे निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारिता। और आप ये देखो, कोऑपरेटिव, संघ राज्य के बीच सहकारिता। और आपके मन में सवाल होगा बच्चों कि कोऑपरेटिव सर ये बताओ तो क्या क्या 7 शेड्यूल नहीं रहेगा क्या? 7 शेड्यूल रहेगा।
कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि 7वीं मैंने सूची हम चेंज कर देंगे। कोऑपरेटिव सब का सिंपल मतलब ये है भाई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि स्वाभाविक रूप में प्रशासन में, फाइनेंस में, इसमें कोऑपरेशन करेंगे। जो 7 शेड्यूल का डिवीजन ऑफ पावर हो तो एज इट इज रहेगा। वो कोऑपरेशन कहाँ होगा? एडमिनिस्ट्रेशन में। वो कोऑपरेशन कहाँ होगा? प्रशासन में, वित्त में। इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसे कहते हैं सहकारी संघवाद। तो दोस्तों ये है नदी जल का झगड़ा। अब झगड़े से हम आगे आए, हमने संघ राज्य के बीच ज़्यादा झगड़े देख लिए, बाकी झगड़े तो आप देखो पॉलिटिकल सब है, और कोई भी झगड़ा आ जाए तो इसी तरीके से बात आप लिख सकते हो कि निष्कर्ष है कोऑपरेटिव, डिवीजन ऑफ पावर है, इसलिए झगड़ा होता है। यानी शुरू से शुरुआत करोगे संघवाद का, फिर झगड़ा, उसके बाद निष्कर्ष। अब उसके बाद दोस्तों अब झगड़े के बाद हम सारा समाधान की तरफ आगे बढ़े, झगड़े बाद समाधान की तरफ आगे बढ़े, इसलिए अगला हेडिंग है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब हम समाधान लेकर कैसे आए? तो सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब अगर सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो हम कैसे सहकारी बनाए, कैसे कोऑपरेटिव बनाए? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। कोऑपरेटिव कैसे होगा? सहकारिता कैसे होगी? सहकारिता का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट और अमंग स्टेट, राज्य राज्य के बीच, संघ राज्य के बीच, यही तो कोऑपरेशन है। और सच मानो हमारे संविधान में कोऑपरेशन की बात तो की, ऑल इंडिया सर्विसेज अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा, कोऑपरेशन है। एक ही अधिकारी राज्य में काम कर रहा है, एक ही अधिकारी संघ में काम कर रहा है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और सच मान लो संघ राज्य को पैसा दे रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। राज्य में कहीं आपदा आ जाती है, डिजास्टर आ जाता है, तो संघ राज्य को पैसा देता है। और जरा सोच के देखो कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती जो विषय है, समवर्ती सूची क्या है? कनकरेंट लिस्ट क्या है? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही तो है। कनकरेंट लिस्ट क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सहकारी संघवाद है। अब सवाल ये है, अगर ये सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, हमारे संविधान में पहले इसका आधार है। उसके अलावा भी अब देखो ना, अब भाई ऑल इंडिया सर्विसेज, अब कई बार राज्य कहते हैं कि नहीं ये आईएएस है, क्यों हमारे पीसीएस अच्छा है। अरे मेरे बच्चों जरा सोच के देखो, राज्य को क्या मिल रहा है? अरे आईएएस अधिकारी का डिप्लॉयमेंट तो मुख्यमंत्री करता है, और ऐसा थोड़ी है कि वो मोदी जी के अंतर्गत हमेशा रहता है। और आईएएस अधिकारी का मतलब क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ने को ट्रेनिंग दी, यूनियन गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट किया, उसके बाद सर राज्य सरकार को दे दिया, राज्य सरकार ने ट्रेनिंग पैसा लगा, एग्जाम देने में पैसा लिया, और सारा हमने उनको दे दिया। इसे कोऑपरेशन है। और सच मानो दोस्तों, कोऑपरेशन जरूरत कहाँ है? अगर संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन नहीं होता, आप जानते हो बच्चों को बहुत नुकसान होता है। कैसे? अब हमारे यहाँ सीबीएसई कुछ पढ़ाएगी, स्टेट बोर्ड कुछ पढ़ाएगा, तो पता चला कई बार बच्चे अब पढ़ के आए राज्य के विश्वविद्यालय से, अपने स्टेट विश्वविद्यालय से, और लेकिन यूपीएससी का पेपर आया सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस अलग है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के सिलेबस अलग है, राज्यों के सिलेबस अलग है, और यूपीएससी एग्जाम हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। अरे मेरे बच्चों, एक जैसा इसे नीट एग्जाम, जरा सोच के देखो। अब नीट एग्जाम में तमिलनाडु विरोध कर दिया, डॉक्टर का तो स्टैंडर्ड होना चाहिए एजुकेशन। इसलिए कई बार देखो संघ राज्य के झगड़े में बड़ा बच्चों का बहुत घाटा होता है। लेकिन ये नेता तो केवल पॉलिटिक्स करते हैं, उनको तो घाटे फायदे से मतलब नहीं है, क्योंकि घाटे फायदे की बात हो तो कभी डिस्प्यूट हो ही नहीं। इसे नवीन पटनायक को देखो, संघ में कोई गवर्नमेंट होती है, उनके साथ कोऑपरेशन चलता है उनका, भाई सबके साथ सहायता लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं। संघ में कोई गवर्नमेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये बात कही भी जाती है कि संघ और राज्य के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। कनकरेंट लिस्ट में
स्वाभाविक रूप में संघ राज्य दोनों कोऑपरेट करते हैं। दूसरी बात, अब मामला दूसरा आ गया, आप कहोगे सर इतना ही है, नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो आर्टिकल 263, यानी हमारे यहाँ कोऑपरेशन के कितने तरीके हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पहला तरीका क्या है, संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हो संवैधानिक का मतलब है जो संविधान किसी आर्टिकल में है, संविधान किसी भाग में है, दैट इज अ आर्टिकल, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज आर्टिकल 263। पहला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पहला पार्ट क्या है, संवैधानिक, आर्टिकल 263। अब आर्टिकल 263 का मतलब है बच्चों, संघ राज्य के बीच कोई साझे विषय अगर हैं तो उस पर सहयोग होगा। इसी आर्टिकल 263 के अंतर्गत यानी लिखा गया है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 263 में क्या है, राष्ट्रपति सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट है, आप कहोगे सर संघ का इंटरेस्ट है, स्टेट का इंटरेस्ट है, यूनियन का, पब्लिक इंटरेस्ट में सब कुछ आ गया। फॉर फर्दरिंग पब्लिक इंटरेस्ट प्रेसिडेंट विल सेट अप इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद गठित करेगा। क्यों करेगा, जैसे कर्तव्य क्या होंगे, कर्तव्य होंगे कि संघ राज्य के बीच समान विषय की जांच करे, राज्यों के बीच विवाद को हल करे, उनकी जांच करे। इसका मतलब है बच्चों, ये अंतर्राज्यीय काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, तो 263 में प्रेसिडेंट ने क्या बनाया, अंतर्राज्यीय परिषद। अभी इसके और हम विस्तार कर देंगे। इंटर स्टेट काउंसिल, और ये पहली बार बना 1990 में। में इंटर स्टेट काउंसिल बना, तो 1990 में जब बीपी सिंह पीएम थे, और आप जरा सोच के देखो इंटर स्टेट काउंसिल में क्या क्या होगा, अभी हम बता देंगे आपको। पहले मैकेनिज्म देख लो आप, कौन कौन से मैकेनिज्म में आएंगे। ये संवैधानिक है। और सोच लो जीएसटी काउंसिल, मैंने पहले आपको बता दिया है कि भाई जीएसटी काउंसिल भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कोऑपरेशन के, जीएसटी काउंसिल भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि हम कैसे कोऑपरेशन करें। और दूसरी बात आप देखोगे, दूसरा है हमारे यहाँ संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरी बॉडी क्या है, गैर संवैधानिक नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, संविधानेतर। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, तो शब्दों पर आपको ध्यान देना है, दैट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान के अलावा हो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और संविधान के अलावा क्या है, देखो बच्चों, संविधान में, संविधान के अलावा का अंदर संविधान के आर्टिकल में नहीं, जो संविधान में होता है उसके लिए तो हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं 263। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए आप आर्टिकल नहीं लिख सकते। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहाँ से आएंगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बेस क्या हो सकता है, तो आप याद रखो, या तो ये संसदीय विधि से बनेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या तो संसदीय विधि से बनेगी, या इसको नीचे ही लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, संविधानेतर। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी, या तो संसदीय विधि से बनेगी, ईदर इट इज मेड बाय स्टैट्यूटरी, संसदीय विधि से बनने का मतलब स्टैट्यूटरी, संविधिक, शब्दों पर ध्यान देना, जो संसदीय विधि से बनती है उसे क्या कहते हैं, संविधिक, जो संसदीय विधि से बनती है उसे कहते हैं संविधिक, कई बार सांविधिक भी कह देते हैं, शब्दों पर ध्यान देना, कई बार इसका अनुवाद क्या होगा, संविधिक, कई बार आप देखोगे सांविधिक, लेकिन दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, वो संवैधानिक नहीं है बच्चों, संविधिक कहो, सांविधिक कहो। अब इसमें कौन सी बॉडीज है जो संविधिक है, सांविधिक है, उसका एक नाम स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब है इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, उसमें क्या होगा, आप देखोगे संसदीय विधि से क्या बना, क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल, संसदीय विधि से क्या बना, अंतर्राज्यीय परिषद, सॉरी पूर्वोत्तर परिषद,
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो संसदीय विषय बना ये यानी जोनल काउंसिल 1956 में। 1971 में बना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये बच्चों, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये क्या है? ये है संसदीय विषय बनने वाली संस्था। इसे बच्चों विमेंस कमीशन क्या है? अब सहकारी संघवाद के अलावा भी कई हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम तो अभी सहकारिता की बात कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल है, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। लेकिन ये है संविधिक, ये है सांविधिक। इसके अलावा देखो विमेंस कमीशन संविधिक है। अभी भाई जो भी आर्टिकल में नहीं है, शेड्यूल में नहीं है, संविधान किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो क्या होगा? संविधान के बाहर है। जो संविधान के बाहर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं संविधान के विरुद्ध है। वी आर नॉट सेइंग दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान के बाहर है। भाई देखो, आप घर के बाहर हो एक बात अलग है, घर के खिलाफ हो एक बात अलग है। और दूसरा है ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट क्या है? संसदीय विधि के द्वारा निर्मित। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट है जो कार्यपालिका के द्वारा निर्मित हो, विधि के द्वारा नहीं। जो कार्यपालिका द्वारा निर्मित हो। अब कार्यपालिका द्वारा निर्मित हो, दैट इज मेड बाय एग्जीक्यूटिव, लॉ से नहीं बना है। जैसे आप देखोगे दोस्तों, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? कार्यपालिका के विषय बना हुआ है। दूसरा देखोगे ये राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो बच्चों, ये है हमारे यहाँ ऐसी बॉडी जो संविधान में नहीं है, संविधानेतर है। संविधानेतर है, जिसे हम इस तरीके से व्याख्यायित कर लेते हैं। और ये सब क्या बढ़ाती हैं? सहकारी संघवाद। सब बढ़ाती हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सब हम क्या बढ़ाती हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। अब सवाल है बच्चों, अभी कैसे है? अब अभी कैसे है? अब इसी बात को हम कंपेरिजन कर देंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद काम क्या है, जोनल काउंसिल, पूर्वोत्तर काउंसिल, इसको कंपेरिजन कर देंगे। लेकिन आप जरा सवाल पूछ लो तब तक बच्चों। किसी ने बच्चे ने पूछा है तो आप सवाल पूछ सकते हो बच्चों, जल्दी पूछ लो सवाल। देखो किसी ने पूछा है कि ये आप, किसी पूछा सांविधिक क्या? अरे अमन, सांविधिक क्या है? अरे जो संसदीय विधि के द्वारा निर्मित हो, स्टैट्यूटरी। जो भी संसदीय विधि के द्वारा बनेगा, विधानसभा की विधि के द्वारा बनेगा, वो सांविधिक होगा। नीति आयोग का वर्क क्या है? अरे प्राची भी तो बताना है। अभी तो हमने केवल क्लासिफिकेशन किया कि ये संस्थाएं हैं। अब नीति आयोग का काम क्या है, क्षेत्रीय परिषद काम क्या है, ये को बताना है। और इसी में सहकारी संघवाद का मामला होगा। किसी बच्चे ने पूछा है बीच में अधिकरण, आसुन अधिकरण क्या है? अरे बच्चे, अधिकरण का मतलब है अर्धन्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसी में सर जी आप आर्टिकल 136 पे एक बार, अरे बच्चों आर्टिकल 136 में कहा गया है अगर किसी भी अधिकरण के निर्णय में कोई गड़बड़ी है तो उच्चतम न्यायालय सीधा अपने आने का प्रवेश कर दे सकता है। कुंडी खड़काने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। किसी बच्चे ने अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राज्य अधिक राज्य रोक दीजिए। तो किसी बच्चन का विनियामक क्या है? अरे देखो, विनियामक का मतलब रेगुलेटिव, जो रेगुलेट करता हो। अच्छा, सब मिल जाएगा। अभी कल आपको प्रश्न भी देखेंगे। पूर्वोत्तर परिषद क्या है? अरे अभी अन्नो मैंने पूर्वोत्तर बताया नहीं, अभी तो एग्जाम्पल दिया है। इतने इंस्टीट्यूशन है एकता को बढ़ाने के लिए, तो पूर्वोत्तर परिषद जोड़ सब में कंपेरिजन करेंगे, तभी तो मैं बताऊंगा। किसी ने कहा सहकारी संघवाद क्या है?
अरे मेरे बच्चों अजीत, सहकारी संघवाद क्या है? सबका साथ सबका विकास। सहकारी संघवाद क्या है? संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच किस मामले पर कोऑपरेशन? प्रशासनिक मामले पर, वित्तीय मामले पर। प्रशासनिक और वित्तीय मामले पर कोऑपरेशन। संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इश्यूज। संघ के वित्तीय प्रशासनिक मामले पर कोऑपरेशन क्या है? सहकारी संघवाद। ट्रिब्यूनल क्या है फिर प्रदीप? ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, अरे मेरे बच्चों, छोटा सा आधा न्यायालय, मतलब आधा अधूरा न्यायालय कह लो। किसी का न्याय कैसे पूरा किया जाता है? आर्टिकल 142 धर्मवीर ने पूछा है। अरे मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट कोई किसी को कुछ काम करने को कहेगा तभी तो न्याय पूरा किया जाएगा। किसी बच्चे ने हर जगह चिल्ला ले क्यों आ जाता है? शुभम ठहर। अरे मेरे बच्चों, हमारे रूल ऑफ लॉ से शासन चलता है, याद रखना। आपको आर्टिकल 14 याद है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और सीएम डीएम पीएम का शासन नहीं है, लॉ का शासन है। लॉ सही है गलत है कौन बताएगा? कोर्ट। किसी ने, राजमन्नार पूजा ने पूछा है, वो पूजा, राजमन्नार कमीशन ने कहा था कि 356 हटा दो, आर्टिकल 200 हटा दो, संविधान को केवल संघ को 3 विषय दे दो। तो वो तो अपने आप में संभव नहीं था। हमारे संविधान निर्माता इतने तो मूर्ख नहीं थे, इसलिए राजमन्नार कमीशन की बात थोड़ी रेडिकल थी। तो सरकारी कमीशन की बात ठीक है। और अब किसी बच्चे ने पूछा भी था सरकारी कमीशन पूंजी कमीशन, उसको हम कंपेरिजन करके एक बार फिर आपको बता देंगे लास्ट में। अब संघवाद सोचो कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, सप्ताह तक मुझे लग रहा है कि संघवाद खत्म हो जाएगा, तब हम चलेंगे न्यायपालिका में, जुडिशरी में। किसी बच्चे ने विनियोग का मतलब क्या है? अरे बच्चों, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना विनियोग है। अर्ध न्याय पर निर्णय कौन देता है? अब देखो अमन, तुम्हारा सवाल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अरे मेरे बच्चे अमन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अब मान लो कि जो संविधान में लिखा नहीं है वो क्या है? एक्स्ट्रा। होता नहीं कि एक्स्ट्रा है भाई, वो संविधान में नहीं लिखा है। जैसे होता क्रिकेट में क्या होता है? एक्स्ट्रा प्लेयर। जो 11 से ज्यादा है वो क्या है? एक्स्ट्रा प्लेयर है। जैसे नीति आयोग, अभिषेक अभी चिंता मत करो, नीति आयोग तुम्हें बताऊंगा, पहले तो ये देख लो। कावेरी अधिकरण क्या होता है? अरे सविता ने पूछा है, कावेरी नदी का नाम है मेरे बच्चों। कावेरी नदी है जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी इन सब के झगड़े हैं, और इसी झगड़े को हल करने के लिए जो अधिकरण बनाया गया है उसका नाम है कावेरी अधिकरण। और कावेरी का दक्षिण भारत में वैसे महत्व है जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा है। आप मेरा कमेंट कभी, अरे मेरे बच्चों किसने, श्रेया ने कहा है। अरे श्रेया का मैं कमेंट क्यों नहीं लूंगा? ऐसा नहीं है श्रेया, अच्छा हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। और किसी में एग्जीक्यूटिव सरकारी आयोग, अरे मेरे बच्चों, सरकारी आयोग का मतलब है, तुम जरा पूछा है रणजीत सिंह सरकारी आयोग, जो संघ राज्य के बारे में कह रहा है कि स्वायत्ता भी दो, कॉपरेशन भी करो, और सरकारी कमीशन की बात और भी आपको बता देंगे। भगवत ने कहा है कि मॉडल आंसर, हाँ बिल्कुल मैं जल्दी आपको दे दूंगा बच्चों। अभिकरण अभी तक स्थायी नहीं हुआ, नहीं अभी तक स्थायी नहीं हुआ है, ये रिकमेंडेशन आया है, प्रपोजल किया है। इसी वजह से लोकपाल क्या है? प्रजाद ने पूछा। अरे लोकपाल मेरे बच्चे ओम्बुड्समैन, यानी भ्रष्टाचार की समस्याओं को हल करने के लिए लोकपाल बना हुआ है, जो आपको एथिक्स या गवर्नेंस में बताया जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद क्या काम है? सुशीला ने पूछा है। अरे मेरे बच्ची सुशीला, अभी आने दो, तब तो अभी तो मैंने बताया है केवल। इसी वजह क्षेत्रीय परिषद के अभी अभी मैंने बताया है संवैधानिक स्तर क्या है, संवैधानिक क्या है, अभी मैंने बता दिया। ये सब सहकारी संघवाद के इंस्ट्रूमेंट है। अभी तो मैंने शरीर की हड्डी के बारे में जानकारी दी है, आत्मा बताना बाकी है। अभी हमने हड्डी बता दी, भाई ये सहकारिता को बढ़ावा देते हैं। अभी हमने वायरिंग कर दी है, इसमें करंट देना भी बाकी है। अब करंट धीरे धीरे दिया जाएगा। सिक्किम भारत में मिलने से पहले किस देश का हिस्सा था? या अरे मेरे बच्चों, सिक्किम इंडिपेंडेंट था, देसी रियासत था, किसी देश में नहीं था। किसी बच्चे ने लोकपाल किसके अंतर्गत आएगा? अरे मेरे बच्चों, लोकपाल इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के अंतर्गत नहीं आती। सिखाने पूछा स्वायत्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है? अरे भाई जैसे छठी अनुसूची में जिनको थोड़ा अलग अधिकार दे दिए गए हैं उसी को कहते हैं स्वायत्त क्षेत्र। ये आगे बढ़ा दीजिए। प्रत्याभूत अधिकार क्या है? अरे मेरे बच्चों, प्रत्याभूत कहाँ से? क्या देखो इसका इंग्लिश मतलब लेते आओ, बहुत कई बार ऐसी कठिन हिंदी हो जाती है कि समझ में नहीं आती।
न्यायाधिकार किसे कहते हैं मेरे बच्चों? न्यायाधिकार कहाँ से पढ़ लिए? सहकारी समितियों का मतलब अमूल। सहकारी समितियों का मतलब है, मान लो गांव के 10 लोग हैं और दूध बेचना चाहते हैं, तो वो सहकारी समिति बना सकते हैं। 10 लोग मिलकर दूध बेचेंगे, तो अगर 10 लोग अलग अलग दूध बेचेंगे तो कीमत कम होगी। 10 लोग एक साथ आएंगे, दूध को ठीक कर देंगे, और लोन भी ले लेंगे। अलग अलग लोन लेना चाहेंगे, बैंक लोन नहीं लेगी, एक कमेटी बना लेंगे, तो उससे उनको फायदा होता है। लिज्जत पापड़, अमूल, ये सब सहकारी समितियों के ही परिणाम है। किसी बच्चे जुडिशरी का क्या रोल है सर आर्टिकल 222? अरे मेरे बच्चे, जुडिशरी आने दो तब तो बताएंगे। किसी बच्चे ने पूछा यूसीसी, अब देखो तुम लोग फिर भूल रहे हो, इसलिए मैंने कहा था कल गड़बड़ कर रहे हो। अरे समान नागरिक संहिता क्या है, ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है डीपीएसपी में। किसी बच्चे आर्टिकल 136 क्या होता है? अरे उच्चतम न्यायालय की, जैसे कि आप देखो आर्टिकल 136 क्या है? अब घर में 2 बच्चों ने झगड़ा कर लिया, घर में 2 बच्चों ने झगड़ा कर लिया, तो अपील किसके पास जाएगी? दादाजी के पास। वैसे उच्चतम न्यायालय हमारे घर का दादाजी है, 136 में किसी मामले को ले सकता है। सविता ने पूछा सहकारी संघवाद क्या है? अरे सविता, अपने पार्टनर को नोट्स दे देना पॉलिटी का, और उससे ज्योग्राफी का नोट्स ले लेना, यही सहकारी संघवाद। ऐसे मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री राज्य और संघ के बीच होना चाहिए। सर हिज हिज क्या है? हिज क्या है कि पता नहीं क्या पूछा है। किसी ने पूछा आर्टिकल 355 356 में संशोधन। अरे पूजा, अभी चिंता मत करो, अभी संशोधन की बात अभी नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा कहा गया है, पुंछी कमीशन ने कहा है कि थोड़ा 356 में थोड़े अभी आगे बता देंगे। ममता ने पूछा नीति आयोग क्या है? अरे ममता, अभी चिंता में बताएंगे सब, अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। पूजा ने फिर पूछा सहकारिता किसे कहते हैं? अरे पूजा, अपने किसी सहेली से दोस्ती करती हो, अब सहेली को लेन देन करना, सहेली को 10 रुपए दिया, उससे 10 रुपए ले लिया, यही सहकारिता तो है। वैसे संघ राज्य के बीच होता है। अब सहकारिता क्या है? अरे मेरे बच्चों को मैंने बताया था, रेल कहाँ जा रही है? राज्य में जा रही है, तो राज्य के पास जमीन है, संघ के पास रेल है, तो सहकारिता होनी चाहिए कि नहीं? अब राज्य कह देगा नहीं, मेरी जमीन से नहीं जाओगे, यही है सहकारिता। किसी ने कहा स्वतः अधिसूचित होना क्या है? स्वतः अधिसूचित होने का मतलब है जिस दिन अधिकरण का निर्णय आएगा उसको लागू करना होगा, अलग से उसको अधिसूचित नहीं किया जाएगा। जैसे बाइक 2 प्रकार की होती है, एक तो किक मार के चलती है और एक बिना किक मारे चलती है। तो जो बिना किक मारे चल जाए स्वतः स्फूर्त है। लोकदम, लोकदम क्या है सर? लोकदाम, ये मेरे बच्चे कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? लोकदम के लोकदाम क्या है? मेरे इज सुपरफ्लुएंस, इज सुपरफ्लुएंस एनएस। अरे ये सुपरफ्लुएंस सुस्मिता, तुमने कहाँ से पढ़ा है जरा उसका? सुपरफ्लुएंस मतलब समझ नहीं आया मुझे। अच्छा सर, व्हेन यू से number of tribunals depend on number of dispute, do you mean for the same multiple tribunals are formed? No, 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 no. Remember, for multiple dispute, multiple tribunal will be formed, not for single dispute. Remember, if dispute are more than one, tribunal will be more than one. If dispute is one, tribunal is one. इसने कहा चुनाव को, हाँ चुनाव बता देंगे मेरे बच्चों, अभी जो देख रहे हैं उसको देख लो। और आप क्वेश्चन अक्सर उसने कहा, काजल ने पूछा आप हमसे क्वेश्चन पूछिए हम बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, काजल ने बहुत बहादुरी वाली बात की है। हम लास्ट में पूछ लेंगे, अभी ध्यान सुन लो मेरे बच्चों, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा तकनीकी समिति का प्रयोग कभी हुआ है? अरे नहीं, अभी तो रिकमेंडेशन है ना, ऐसा होना चाहिए, कैसे होगा अभी? अभी कुछ मामलों में अद्यप कावेरी में कह सकते हो कि एक बार संघ सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि भाई जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक इस मामले पर एक बोर्ड हम बना देंगे, तो अभी जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। किसने बचा है? अरे अभी आने दो, न्यायपालिका बता देंगे बच्चों, अभी चिंता मत करो। 326 इलेक्शन कमीशन की बात है। अब 326 में क्यों परेशान हो? 326 में लिखा गया है यदि निर्वाचक नामावली में, यानी आप जितने बच्चे यहाँ क्लास में कर रहे हैं अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो सबका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में लिखा होगा, और वही 226 है और 326 है। 326 में लिखा हुआ है जितने भी लोग यहाँ बच्चे हैं, और क्या 18 साल वाले नीचे बच्चे हैं तब तो वो माइनर हैं, 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं
उनका अपनी निर्वाचक नामावली में नाम होगा और फिर वो वोट देने का राइट रखते हैं। अभी कल भी यही कल तो यही सब होगा। कल तो यही सब होगा कि ये सब काउंसिल के बारे में विस्तार से बता देंगे कि क्या है कैसे। इंदिरा गांधी अब्दुल्ला समझौता क्या है सर? अरे मेरे बच्चों 370 के बारे में था, गया 370 गया, उसकी चिंता मत करो। अब्दुल्ला भी गए, इंदिरा गांधी भी गई। लोकसभा के भंग को पुनर्जीवित करने से क्या अभिप्राय है? अरे मेरे बच्चों, लोकसभा नहीं, विधानसभा 356 का मिसयूज होगा तो विधानसभा को पुनर्जीवित किया जाएगा, लोकसभा को नहीं। ध्यान से सुनो। अभी तक कितने अधिकरण बने हैं नदी का? अरे लगभग 10 से 11 अधिकरण है मेरे बच्चे। इसे पूछा सर कल कल क्या पढ़ाएंगे, इसी का विस्तार करेंगे। सहकारी कल नीति आयोग क्या है, क्षेत्रीय ये जोनल काउंसिल क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, इसी का विस्तार करना है। दिल्ली पड़गांवकर समिति रिपोर्ट। अरे पूजा, ये दिल्ली पड़गांव कश्मीर के बारे में था, अब सब भूल जाओ क्योंकि 370 हट गया। कृपया अच्छा अभी हो जाए फिर मैं उत्तर लिखना बताऊंगा। तो 12142 263। अरे मेरे बच्चों 142 का मतलब मैंने बता दिया, 12 का 4 नहीं, 124। तो 142 है, 112 का 4 नहीं, 142 है। 142 में तो ही है, उच्चतम न्यायालय कोई विशेष आदेश दे सकता है न्याय को पूरा करने के लिए। किसी बच्चे ने पूछा अनुकूल पंथ निरपेक्ष समाजवाद शब्द को प्रस्तावना से हटाने की बात क्यों हो रही? अरे चिंता मत करो बच्चों, हमारे संविधान में ये सब आधार है, ये सब पॉलिटिकल डिस्प्यूट चलते रहते हैं। सर एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाती है उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव अरे मेरे बच्चों, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाती है उसे कहते हैं रूल। एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाती है उसे कहते हैं नियम, उपनियम, बाय लॉस। उपनियम, नियम, बाय लॉस। पब्लिक ऑर्डर में क्या सब होता है? पब्लिक ऑर्डर में क्या सब होता है भाई? पब्लिक ऑर्डर का मतलब है देश में दंगा ना हो, हिंसा ना हो। अच्छा हिंदी में क्या लिखा था बच्चे ने ऊपर जरा करिए तो। हिंदी में 2-3 लाइन। भारत विविधतापूर्ण बहुस्तरों में बटा हुआ संपूर्ण जीएसटी लागू करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? गरीब मध्य वर्ग। अरे मेरे बच्चों देखो, जीएसटी लागू करने के अच्छे परिणाम, टैक्स खूब आ रहा है सरकार के पास। अब टैक्स खूब आ रहा है तो बांटा जाएगा। किसी ने पूछा गार्डियल फार्मूला क्या है? अरे मेरे बच्चों, जो वित्त आयोग जिस तरीके से अपने पैसे बांटता है उसी को सुझाव दिया था गार्डियल ने, पहले हमारे मंत्री थे। अब किसी ने पूछा सविता ने संवैधानिक संविधानेतर मंत्र बताइए। अब सविता देखो क्या आपके सामने लिखा गया, ये देखो हमने बता दिया, ये है संविधानेतर और ऊपर क्या है संवैधानिक। अब तो आपके सामने लिखा गया है, ये जो संविधान में है संवैधानिक, जो संविधान का अलावा है संविधानेतर। और सभी अच्छा जल्दी आ जाएगा बच्चों, पहले पढ़ लो तुम लोग। किसी बच्चे पंथ निरपेक्ष आधार वो ढांचा है, हाँ है, उसके ऊपर क्या लिखा था हिंदी में जरा देखो। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, इसकी बैठक एक साल में कितनी बार होती है? सचिन देखो अंतर्राज्यीय परिषद अगर बता देंगे। बैठक एक साल में होनी चाहिए लेकिन होती नहीं कई बार। मारूराम बाद क्या है? अरे मारूराम बाद क्षमादान के मामले में है, इस तरीके से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, मारूराम बाद उसमें है बच्चों। किसी बच्चे ने पीसीएस प्री एग्जाम तक हो जाए सर, एकदम हो जाएगा, चिंता मत करो। अब तो क्या बचा ही है, संघवाद खत्म हो रहा है, उसके बाद न्यायपालिका खत्म हो जाएगी। हाँ सिलेबस पे डिस्कस करवा देंगे, चिंता यू नेबर। अरे कृष्ण ने कहा कि यू नेबर गिव रिप्लाई में। अरे ओ माय गॉड, व्हाट, व्हाई आई शुड नॉट रिप्लाई यू? दैट्स नॉट फेयर माय डियर, आई विल रिप्लाई एवरीवन। प्रस्तावना को कैसे याद करके प्लीज कुछ बताएं सर, समझ। अच्छा मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, सब सारे कैसे याद करोगे बता दूंगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, देखिए आई इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का ही फुल फॉर्म है ये। जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है क्या अमीर को बाद देती? अरे नहीं मेरे बच्चों, टैक्स हमेशा गरीबों को बढ़ता है, अमीरों से लिया जाता है, गरीबों को मिलता है। तो लोग पढ़े लिखे हो के सोचो, इकोनॉमिक वाले सर से पूछो, मैंने भी यही बताया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अरे स्वाति ने पूछा है, स्वीटी ने पूछा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते। अब बताओ स्वीटी के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दूंगा? स्वीटी तो मेरी सबसे प्रिय स्टूडेंट है, मैं इसको उत्तर क्यों नहीं दूंगा? किसी ने धारणीय विकास क्या? अरे मेरे बच्चों, धारणीय विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है पानी का, जल का ऐसा प्रयोग किया जाए जो अगली आने वाली पीढ़ियों को मिले। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट। फिर कल मिलेंगे आपसे।